नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्री एक्सपर्ट आसिम में। आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर की एक स्पेशल सीरीज फल विज्ञान। और फल विज्ञान में हम बात कर चुके हैं इससे पहले वीडियो में आम, नींबू वर्गीय फल और पपीते के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों अंगूर के बारे में। अंगूर की खेती कहाँ कहाँ की जाती है, क्या इसका वानस्पतिक नाम है और क्या इससे वो पॉइंट्स है जहाँ से एग्रीकल्चर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम बात करेंगे आज अंगूर की खेती के बारे में। जहाँ तक अंगूर की बात की जाए तो इसे इंग्लिश में ग्रेप्स कहा जाता है, और अगर बॉटनिकल नेम की बात करें तो वाइटिस विनिफेरा इसका बॉटनिकल नेम है। और अगर हम कुल की बात कर लें कि ये किस कुल से बिलोंग करता है तो वाइटेसी कुल या वाइटेसी फैमिली का ये पौधा है। और उत्पत्ति स्थान इसका बहुत बार पूछा गया है। उत्पत्ति स्थान की अगर हम बात करें तो एशिया माइनर या आर्मेनिया नाम से जो स्थान है वो इस अंगूर के उत्पत्ति स्थान माने जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि उत्पत्ति स्थान क्या है अंगूर का, तो एशिया माइनर या आर्मेनिया इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। उसके बाद बात करें इसके गुणसूत्र संख्या की तो इस वाइटेसी कुल में वाइटिस विनिफेरा के दो उपकुल आते हैं। अगर यूविटिस उपकुल की बात करें तो इसमें जो गुणसूत्र संख्या है वो 38 मानी जाती है, जबकि मस्काडीनिया उपवंश की बात करें तो इसमें गुणसूत्र संख्या 40 मानी जाती है। उसके बाद बात करें दोस्तों कि कुल जो उत्पादन होता है अंगूर का विश्व में, उसके 80% अंगूर से शराब बनाई जाती है। ये तथ्य पूछा जाता है कि टोटल उत्पादन होने वाले अंगूर से कितने प्रतिशत अंगूर का शराब बनाई जाती है। तो जितनी भी हाई क्वालिटी वाइन्स या शराब आती है वो सारी की सारी अंगूर से बनाई जाती है। तो अगर कोई पूछ ले कि टोटल जो प्रोडक्शन होता है उससे कितने प्रतिशत का शराब बनाई जाती है तो 80% से तो शराब बनाई जाती है, जबकि जो बाकी बच जाता है हिस्सा 20% उससे ताज़ा फल खाने में उपयोग में लिए जाते हैं। उसके अलावा आप उससे किशमिश या उससे मुनक्का निर्माण करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार के अंगूर से मुनक्का बनाए जाते हैं, किस प्रकार के अंगूर से हम किशमिश बनाते हैं। अगर अंगूर में बात करें कि शर्करा कितनी होती है तो 20% शर्करा होती है। आप देखिएगा बहुत मीठे होते हैं स्वाद में। तो अगर पूछ लिया जाए कि अंगूर में कितनी शर्करा होती है तो 20% शर्करा अंगूर में पाई जाती है। उसके बाद एक ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है जो आपकी स्क्रीन पर है, अंगूर की खेती करना क्या कहलाता है। विटीकल्चर, अंगूर की खेती करने को विटीकल्चर कहा जाता है। विटीकल्चर, सेरीकल्चर, एपीकल्चर, ये दो चार ऐसी टर्म्स है जो बहुत ज्यादा पूछी जाती है। तो अगर हम बात करें अंगूर की खेती को कि अंगूर की खेती करना क्या कहलाता है तो विटीकल्चर कहलाता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि अंगूर से दाख यानी मुनक्का या किशमिश बनाए जाएं तो कितने प्रतिशत नमी पर बनाए जाते हैं, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो 17% नमी रखी जाती है और 17% नमी पर ये दोनों निर्माण किए जाते हैं। क्वेश्चन पूछ ले कि कितने प्रतिशत नमी पर मुनक्का या किशमिश का निर्माण होता है तो 17% नमी पर यह निर्माण होता है। तो उसके बाद बात करें कि अंगूर में व्यावसायिक प्रवर्धन की विधि कौन सी है तो हार्ड वुड कलम जो विधि है उसके द्वारा हम अंगूर में प्रवर्धन करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि इसमें कौन सी टहनी काम में ली जाती है, कितनी आयु की टहनी काम में ली जाती है। हालांकि हम प्रवर्धन के भाग में ये सब पढ़ चुके हैं। फिर अगर बात करें कि अंगूर का प्रमुख रोग कौन सा है तो डाउनी मिल्ड्यू इसका प्रमुख रोग है, बहुत ज़्यादा हद तक ये नुकसान पहुंचाता है। उसके बाद बात करें कि इसमें किस प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं तो आयरन, कैल्शियम और फास्फोरस तत्व अंगूर में पाए जाते हैं, यानी कि ये मानव शरीर के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। अब बात करते हैं फल प्रकार की कि किस प्रकार का ये फल है तो ये सरस या बेरी प्रकार का फल इसे कह सकते हैं। उसके बाद अगर इसके खाने योग्य भाग की बात करें तो हम पहले ही बात कर चुके हैं, ऐसे फल जिनका बाह्य झिल्ली या बाह्य भित्ति और मध्य भित्ति दोनों साथ खाई जाती है उनको पेरिकार्प कहा जाता है। अंगूर के संदर्भ में भी यही गणित है, इसमें आपको आउटर मेम्ब्रेन कहीं अलग नहीं की जाती, इसीलिए इसका जो खाने योग्य भाग है वो पेरिकार्प या प्लेसेंटा कहलाता है। देखिए दोनों चीज़ें आपको एक साथ नहीं मिलेगी, या तो आपको ऑप्शन में पेरिकार्प दिया होगा या प्लेसेंटा दिया होगा। अगर प्लेसेंटा दिया है तो प्लेसेंटा करना है, पेरिकार्प दिया है तो अपने को पेरिकार्प करना है। ये इसके खाने योग्य भाग की बात होगी। अब बात आती है बीज पत्र के आधार पर अंगूर किस प्रकार का पौधा है। ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं, मैंने आपको बताया भी था। आरपीएससी 2015 जब डब्ल्यू हुआ था उसमें पूछा हुआ था निम्न में से कौन सा पौधा या कौन सा फल वृक्ष एक बीज पत्री नहीं है, उसमें अंगूर ऑप्शन में था।
अब आपको ये थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए कि मैंने आपको वहां भी बताया था 4 ऐसे फल वृक्ष हैं जो एक बीजपत्री है। यानी मैंने एक ट्रिक बताई थी, केक है आना चाहिए, यानी केला, खजूर, अनानास और नारियल कुल के जितने भी पौधे हैं वो सारे के सारे एक बीजपत्री होते हैं। यानी इसके अलावा जितने भी होंगे वो किस प्रकार के होंगे, द्विबीजपत्री होंगे। तो अगर हम अंगूर की बात करें तो ये द्विबीजपत्री पौधा है। उसके बाद बात करें कि उत्पादकता की दृष्टि से भारत का जो है विश्व में प्रथम स्थान है अंगूर में। यानी अंगूर की जो प्रोडक्टिविटी है वो विश्व में सबसे ज्यादा किस स्थान की है, वो भारत की है। अगर क्षेत्रफल और उत्पादन की बात करें भारत में तो महाराष्ट्र सर्वाधिक उत्पादन करता है, या क्षेत्रफल जो है वो महाराष्ट्र का सबसे ज्यादा है अगर भारत के संक्षेप में बात करें। और अगर बात करें हम राजस्थान के संदर्भ में कि राजस्थान में अंगूर की खेती कहाँ पर सबसे ज़्यादा की जाती है, तो गंगानगर जिले में अंगूर की खेती सबसे ज़्यादा की जाती है। यहाँ पे क्षेत्रफल भी सबसे ज़्यादा है और क्षेत्रफल के साथ साथ यहाँ उत्पादन भी सबसे ज़्यादा होता है। फिर बात आती है अंगूर के फल में अम्ल कौन सा पाया जाता है। देखिए अंगूर और इमली इनके जो अम्ल है वो पूछे जाते हैं कि इनके फलों में अम्ल कौन से पाए जाते हैं। तो अंगूर के फल की बात करें तो टार्ट्रिक अम्ल इसमें पाया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं अंगूर से क्या क्या हम निर्माण कर सकते हैं। और अंगूर से निर्माण की बात करें तो पहले बनाया जाता है किशमिश। और अगर इस किशमिश की बात की जाए तो किशमिश किस तरह की बीज से बनाया जाता है, किस तरह की किस्मों से बनाया जाता है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। बीज रहित जितनी भी किस्में होगी उनसे तो बनाया जाता है किशमिश। यानी आप देखना किशमिश में सीड नहीं होता, तो सीडलेस किस्म जो होगी उससे क्या बनाएंगे, हम किशमिश बनाएंगे। वहीं मुनक्का का जो निर्माण है वो बीज युक्त किस्मों से किया जाता है। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, ये दोनों चीज़ें यहाँ से पूछी जाती है कि मुनक्का का निर्माण किस प्रकार की किस्मों से करते हैं, तो सीड युक्त यानी बीज जिनमें है, और किशमिश का निर्माण सीडलेस किस्मों से किया जाता है। उसके बाद हम बात करें कि प्रवर्धन की अगर बात आए कि प्रवर्धन किस विधि के द्वारा, के बाद हम बात करें कि प्रवर्धन की अगर बात आए कि प्रवर्धन किस विधि के द्वारा किया जाता है अंगूर में, तो पूर्ण विकसित कलम विधि द्वारा, या इसे हार्डवुड कटिंग मेथड कहते हैं। हमने पढ़ा था जब स्टेम कटिंग पढ़ रहे थे हम, तना कलम विधि, उसमें 3 कलम विधियां थी। अगर बहुत कोमल कलम अगर आप ले रहे हैं तो हर्बेसियस या कोमल तना विधि, फिर अगर थोड़ी सी हार्ड ले रहे हैं तो सेमी हार्ड या मृदु कास्ट जिसे कहते हैं अनार में उपयोग में ली जाती है। और इसमें पूर्ण विकसित कलम विधि या हार्डवुड कलम विधि, इसमें क्या किया जाता है, 12 से 18 माह पुरानी शाखा को लेते हैं और समय जो इसका है वो दिसंबर से जनवरी माह का है। और ऐसा करते वक्त क्या चीज, आपको कटिंग करते वक्त या कटिंग लगाते वक्त आपको एक हार्मोन का उपयोग करना है। हार्मोन कौन सा, IBA, इंडोल ब्यूटायरिक एसिड। इस हार्मोन का आपको उपयोग करना है। मार्केट में ये रूटेक्स हार्मोन के नाम से मिलता है और इसे रूटिंग हार्मोन या जड़ वाला हार्मोन कहते हैं। इसे उपयोग करने से जड़ें शीघ्र निर्माण होती है, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद बात आती है, इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं रूट स्टॉक से संबंधित। देखिए सीधे सीधे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। रूट स्टॉक से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन सा रूट स्टॉक या मूल ग्रंथ सूत्रकृमि एवं लवणरोधी है। अगर हम बात करें अंगूर के संदर्भ में तो सूत्रकृमि और लवणरोधी अगर कोई आपका रूट स्टॉक है तो वो डॉगरीज है। उसके बाद सूखा रोधी यानी ऐसा जो मूल ग्रंथ जहाँ पे पानी कम भी हो तो वो सरवाइव करेगा, तो वो सेंट जॉर्ज मेथड। उसके बाद अगर बात करें कि दूसरा मूल ग्रंथ जो लवण रोधी है तो साल्ट क्रिक। देखिए साल्ट क्रिक में तो साल्ट आ रहा आपको अपने आप याद रह जाएगा, लेकिन सूखा रोधी में सेंट जॉर्ज और सूत्रकृमि रोधी और लवण रोधी, ये दोनों जब कॉम्बिनेशन में पूछ लिया जाए तो वहां पे आपको डोगरीज लिखना है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए। उसके बाद बात करें हम पौधारोपण की कि पौधारोपण का समय क्या है, तो सितंबर अक्टूबर के समय में आप पौधारोपण कर सकते हैं। इसकी जो लंबाई इंटू चौड़ाई यानी पौधे से पौधे की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी जो है 2 मीटर रखी जाती है। और गड्ढे के आकार की बात करें तो 45 घन सेंटीमीटर यानी 45 सेंटीमीटर चौड़ा, 45 सेंटीमीटर लंबा और 45 सेंटीमीटर गहरा इसका गड्ढा खोदा जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे अगली उन्नत किस्मों के बारे में। अगर हम इसकी उन्नत किस्मों की बात करें तो ये अलग अलग आधार पर पूछी जाती है। कुछ कैनिंग के लिए उपयोगी है,
कुछ खाने के लिए उपयोगी है, कुछ शराब निर्माण के लिए उपयोगी है, कुछ किशमिश निर्माण के लिए उपयोगी। इस आधार पर अलग अलग किस्मों को हम पढ़ सकते हैं या पूछा जाता है। देखिए, अगर कैनिंग की बात करें या डिब्बाबंदी की बात करें तो उसके लिए कौन कौन सी किस्में उपयोगी है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और उस क्वेश्चन की बात करें तो परलेट, पूसा सीडलेस और ब्लैक चंपा, ये 3 वैरायटी जो हैं वो कैनिंग के लिए उपयोगी है। उसके बाद हम बात करें किशमिश निर्माण के लिए, एक सीधा सा आइडिया है, जिस भी किस्म के नाम के पीछे सीडलेस लिखा हो, जिस किस्म के पीछे सीडलेस लिखा हो, वो सारी की सारी किशमिश निर्माण के लिए उपयोगी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। ब्यूटी सीडलेस, पूसा सीडलेस, थॉमसन सीडलेस, किशमिश चारनी, इसके तो नाम में किशमिश आ रहा है, किशमिश चारनी, और एक वैरायटी है सुल्तानिया। ये सारी की सारी किसके निर्माण के उपयोगी है, किशमिश निर्माण में उपयोगी। उसके बाद बात आती है खाने योग्य, कि भाई ऐसी कौन सी किस्में हैं जिनको हम खा सकते हैं। तो डिलाइट है, परलेट है, ब्लैक मस्कट है, ब्यूटी सीडलेस है, अर्ली मस्कट, ये वैरायटी जो हैं वो खाने में बहुत अच्छी है। उसके बाद बात आती है वाइन निर्माण या शराब निर्माण की। तो बहुत जो हैवी रेंज की या बहुत महंगी जो शराब होती है वो इन्हीं से निर्मित होती है। उसमें चैंपियन, अर्का श्याम, अर्का कंचन, थॉमसन सीडलेस, अनाब शाही, ये किस्म बहुत पूछी जाती है। उच्चतम क्वालिटी की शराब किस किस्म से बनाई जाती है, तो अनाब शाही किस्म से बनाई जाती है, जिसमें आपकी बहुत हैवी रेंज की वाइन्स का निर्माण किया जाता है। उसके बाद हम बात करें कि हाइब्रिड किस्में भी पूछी जाती है, और 4 हाइब्रिड किस्मों का निर्माण हुआ था IIHR हसरगट्टा से। और मैंने ये बात आपको पहले वीडियो में बताई थी कि ऐसी किस्में जो हैं उनके आगे आपको अर्का नाम मिलेगा। अब अंगूर के संदर्भ में आपसे पूछ लिया जाए कि अंगूर की संकर किस्मों का निर्माण कब हुआ था, तो 1980 में IIHR से 4 किस्मों का निर्माण होता है, अर्कावती, अर्का कंचन, अर्का हंस और अर्का श्याम। अर्कावती, अर्का कंचन, अर्का हंस और अर्का श्याम, ये 4 किस्में ऐसी है जिनका निर्माण हुआ था। कहाँ से? IIHR हसरगट्टा बेंगलोर से हुआ था, 1980 में हुआ था। और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं निम्न में से कौन सी अंगूर की संकर किस्म है, तो फिर आपको इन चारों में से एक किस्म मिलेगी। उसके बाद बात करते हैं, हमने पढ़ा था इसका 2x = 38 या 40 होता है, लेकिन कुछ किस्में ऐसी हैं जो चतुर्गुणित है, यानी वो क्या होगी, 4x होगी। अब इनमें कौन सी है, तो मार्वल, सीडलेस, परलेट, यानी हम जो पहले पढ़ के आए हैं परलेट खाने योगी, वो किस प्रकार की है, चतुर्गुणित है। पूसा सीडलेस, ब्लैक चंपा और पर्ल, ये 4 वैरायटी 5 वैरायटी जो हैं ये क्या है, ये आपकी सारी की सारी चतुर्गुणित वैरायटी है, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनको आप नोट डाउन कीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि ये आप नोट डाउन करोगे तो ये आपके एग्जाम में बहुत अच्छी काम आएगी। उसके बाद कुछ स्पेशल किस्में हैं जिनके लिए क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जाते हैं कि अर्का तृष्णा जो किस्म है उसका उपयोग किसमें किया जाता है, अर्का सोमा का उपयोग किसमें किया जाता है, तो अर्का तृष्णा और अर्का सोमा का उपयोग किया जाता है शराब निर्माण के लिए। लेकिन आगे एक बात आती है अर्का हंस, यहां से निर्माण तो शराब का होता है, लेकिन हंस किस रंग का होता है, सफेद रंग का होता है। तो क्वेश्चन ये याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है सीधा सीधा, सफेद शराब का निर्माण अंगूर की किस किस्म के कारण या किस किस्म से होता है, तो अर्का हंस से होता है, सफेद हंस, है ना। अर्का हंस का निर्माण माफ कीजिए, सफेद शराब का निर्माण अर्का हंस किस्म से होता है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी किस्म है जिसका सर्वाधिक एरिया राजस्थान में है, यानी राजस्थान में एक ऐसी कोई किस्म है जो बहुत ज़्यादा लगाई जाती है, तो वो है आपकी थॉमसन सीडलेस, यानी मोर देन 50% एरिया आपका इस किस्म का कवर है। अगर राजस्थान में 100 हेक्टेयर में अंगूर की खेती हो रही है तो 50 से ज़्यादा हेक्टेयर में आपका थॉमसन सीडलेस की खेती होती है। उसके बाद बात आती है कि अंगूर की पछेती किस्म कौन सी है, तो वो अर्का कंचन है। रंगीन बीज कौन सी किस्म में है, तो मस्कट किस्म में है। उसके बाद बात आती है किशमिश निर्माण के लिए स्पेशल किस्म कौन सी है, तो किशमिश बेली स्पेशल किस्म है। इसके अलावा सीडलेस जितनी भी है मैंने आपको बताया था वो सारी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन ये स्पेशल है। उसके बाद बात आती है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी IRI दिल्ली से कुछ किस्मों का निर्माण हुआ, जैसे पूसा सीडलेस। अब यहाँ से पूछा जाता है पूसा सीडलेस का निर्माण किस मेथड से हुआ है, तो पूसा सीडलेस का निर्माण सिलेक्शन मेथड से हुआ है। और एक हाइब्रिड किस्म है IRI की जिसे पूसा उर्वशी के नाम से जानते हैं, इसका उपयोग भी शराब निर्माण के लिए किया जाता है।
इसके बाद बात हम करेंगे अंगूर के में एक विशेष प्रक्रिया की जिसे हम सदाई कहते हैं, जिसे हम ट्रेनिंग कहते हैं। क्यों आवश्यकता पड़ती है ट्रेनिंग की? क्योंकि पौधा जो है ये बेल प्रकार का पौधा है, इसको सही तरीके से सुनियोजित करके अगर उचित आकार नहीं दिया गया, ये शुरुआत में अगर जाड़ी नुमा या बूसी स्ट्रक्चर में हो गया तो फिर आपको प्रोडक्शन नहीं मिलेगा। और अगर ट्रेनिंग की परिभाषा की बात की जाए तो वो भी यही है, पौधे को सुनियोजित करके उचित आकार देना, जिससे क्या हमें अधिक से अधिक प्रोडक्शन प्राप्त हो सके, उपज प्राप्त हो सके, क्या कहलाता है? ट्रेनिंग कहलाता है। तो यहाँ पे जो है ट्रेनिंग की जो विधियां हैं वो बहुत ज़्यादा पूछी जाती है अंगूर से, कि कौन सी विधि कहाँ पे उपयोग होती है, कौन सी विधि लाभदायक है। अगर बात करें हम एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भर्ती 2020 की जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी 2018-19 में जिसका एग्ज़ाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि निम्न में से कौन सी विधि सर्वाधिक लाभदायक है। अब अंगूर की विधियाँ दे रखी थी उसमें, पांडाल, निफिन, वाई मेथड, टेलीफोन मेथड, तो वो आगे हम बात करेंगे कि कौन सी विधि सबसे ज़्यादा लाभदायक है। अगर हम समय की बात करें कि किस समय पे ये किया जाता है सदाई वाला कार्य, तो जनवरी फरवरी का जो समय है वो बहुत उपयुक्त है। इसके लिए क्वेश्चन सीधा पूछ लिया जाए, अंगूर में सदाई के लिए उपयुक्त समय, ये सीधा क्वेश्चन है, 3 नंबर आपके लिए देके जाएगा, ध्यान रखिएगा, जनवरी से फरवरी। अब इसमें अलग अलग मेथड हैं, उन मेथड की हम बात करेंगे। बात करते हैं हम पहले मेथड की, तो इसे पांडाल सिस्टम कहते हैं, इसी को बोवर सिस्टम कहते हैं, इसी को कहा जाता है परगोला विधि। यानी नाम 3 है, पांडाल सिस्टम, बोवर सिस्टम और इसी को क्या कहते हैं? परगोला विधि कहते हैं। अब बात आती है कि इसका उपयोग कहाँ होता है। दक्षिण भारत में सर्वाधिक उपयोग की जाने वाली विधि कौन सी है? वो ये पांडाल विधि है। और बात आ गई, मैंने जो क्वेश्चन पूछा था उसका यहाँ आंसर है, सबसे ज़्यादा लाभदायक विधि है। अब देखिए, सबसे ज़्यादा लाभदायक विधि ऐसे ही नहीं कहा गया है, इन सभी विधियों के लाभ अनुपात दिए गए हैं, लाभ का अनुपात निकाले हैं, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि हमने अगर इसमें 1 रुपया खर्च किया तो हमें कितना मिलेगा। तो इसका जो बेनिफिट रेशियो है वो 1:2.09 है। यानी 1 रुपया आप खर्च कर रहे हो तो 2 रुपये और 0.9 पैसे आपको मिलेंगे। यानी ये आपकी सबसे लाभदायक विधि है। इसके अलावा जो भी विधियां हैं उनमें बेनिफिट रेशियो 1:2 से कम रहेगा। ये आप ध्यान रखना, ये पूछा जाता है कभी कभी, एक बार आईसीआर के एग्जाम में ये पूछा गया। तो सबसे लाभदायक विधि कौन सी है? आपका पांडाल सिस्टम। इसमें क्या किया जाता है, 2 मीटर ऊंचाई पर आपको सदाई का कार्य करते हैं। उसके बाद दूसरी विधि आती है ट्रेलिस विधि, और इसको किस वैज्ञानिक ने दिया था? निफिन नामक वैज्ञानिक ने दिया था, इसीलिए इस विधि को क्या कहा जाता है? निफिन विधि भी कहा जाता है। यानी कि इसको जो सर्वप्रथम जो लागू करने वाला या इसका जो आविष्कार करने वाला था 1850 में न्यूयॉर्क में एक व्यक्ति था, विलियम निफिन, उन्होंने इस विधि को इंट्रोड्यूस किया था। इसलिए इस विधि का नाम ट्रेलिस विधि के साथ साथ निफिन विधि भी कहा जाता है। उसके बाद बात कर ले, जहां पांडाल सिस्टम, बोवर सिस्टम और परगोला मेथड एक ही विधि के 3 नाम है, ये दक्षिणी भारत में उपयोगी थे, तो ये आपका उत्तरी भारत में उपयोगी है। आपसे पूछ लिया जाए कि उत्तरी भारत में सर्वाधिक उपयोगी विधि कौन सी है, तो वो ट्रेलिस विधि है। उसके बाद बात करें अगली विधि, कॉर्डन विधि। अब ये कॉर्डन विधि भी क्या है, निफिन विधि के समान ही मानी जाती है। और उसके बाद आती है और विधि, शीर्ष विधि। इसमें क्या करते थे, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया बता दूं विधि में किया जाता है। आप चित्र के माध्यम से भी सारी देख पाएंगे, लेकिन आपके 4 पॉइंट्स या 4 पोल बना दिए जाते हैं, उनके ऊपर फिर पांडाल बना देते हैं तार का, और उस पर पूरी की पूरी आपकी बेल चलती है, ये पांडाल सिस्टम। उसके बाद ट्रेलिस में थोड़े गैप में अलग विधि रख दी गई। उसके बाद कॉर्डन में अलग विधि है। शीर्ष विधि में क्या किया जाता था, आपके मुख्य तने को बढ़ने दिया जाता था, और उसके बाद में फिर 2 मेथड से 2 बेल या 2 शाखाएं चलती थी। इस विधि को आपकी शीर्ष विधि कहते थे। उसके बाद एक विधि और है जो टेलीफोन मेथड कहलाता था। टेलीफोन मेथड में आपके 2 पोल लगा दिए, उन पोल के सारे जिस तरह टेलीफोन और लाइट के तार चलते हैं, उन तार के आधार पर ये बेलें चलती थी। इस मेथड को हम टेलीफोन मेथड कहते थे। लेकिन ये सारे के सारे उपयोगी नहीं है। मुख्यतः 2 विधियों को उपयोग में लिया जाता है। दक्षिणी भारत में पांडाल सिस्टम, जिसको हम परगोला सिस्टम या बोवर सिस्टम कहते हैं, वो साउथ में बहुत हेल्पफुल है। और अगर लाभ अनुपात की बात करें तो सर्वाधिक लाभदायक है। और वहीं अगर बात करें उत्तरी भारत में तो ट्रेलिस विधि या निफिन विधि है, जो बहुत ज़्यादा हद तक लाभदायक है। अन्य विधियों की बात करें तो कॉर्डन विधि, शीर्ष विधि और आपकी टेलीफोन मेथड, और एक मेथड और है जो वाई मेथड है, आप चित्र में देख पाएंगे, इसे टाइटूरा मेथड भी कहा जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे
इसमें उपज कितनी मिलती है। देखिए अगर उपज की बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे हुए हैं, अंगूर के से सीधा सीधा आपका प्रोडक्शन पूछा जाता है। 25 टन पर हेक्टेयर यहाँ से हमें प्रोडक्शन प्राप्त होता है। और अगर बेल की बात करें तो 10 से 15 किलो फल प्रति बेल आपको प्राप्त होते हैं। अगर इसके भंडारण की बात की जाए तो 80 से 85% RH या रिलेटिव ह्यूमिडिटी पर इसको हम स्टोर कर सकते हैं। और तापमान की बात करें तो 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसे कम से कम 6 सप्ताह, अधिकतम 6 सप्ताह तक इसे स्टोर किया जा सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे इसमें लगने वाले इंसेक्ट और डिजीज के बारे में। तो अगर हम इंसेक्ट की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो इसमें इंसेक्ट लगता है उसे प्लिया बीटल या अंगूर का भृंग बोलते हैं। अगर हम इसके जूलॉजिकल नेम की बात करें तो स्केलेडोएंटा स्ट्रिगिकोलिस इसका नाम है। और उसके बाद दूसरे इंसेक्ट की बात करें तो अंगूर का जो थ्रिप्स है इसे अंगूर का पर्णजीवी कहा जाता है, ये भी इसमें काफ़ी हद तक लगता है। अब ये इंसेक्ट जो है बहुत ज़्यादा हद तक तो नुकसान नहीं पहुँचाते, क्योंकि अंगूर में नुकसान सर्वाधिक पहुँचाता है आपका एक तो सूत्रकृमि, दूसरी आपकी एक डिजीज जिसे हम डाउनी मिल्ड्यू, और फिर पाउडरी मिल्ड्यू भी काफ़ी हद तक पहुंचाती है। अब इंसेक्ट की बात हो गई, ज़्यादा यहाँ से पूछा नहीं जाता है, पूछ लिया जाए प्लिया बीटल किसका कीट है, अंगूर का कीट है। अंगूर का पर्णजीवी का अगर आपसे नाम पूछ लिया जाए तो इसका जूलॉजिकल नाम। उसके बाद बात आती है सूत्रकृमि की। अगर हम बात करें सूत्रकृमि की तो रूट नोट निमेटोड इसमें सबसे ज़्यादा हार्मफुल साबित होता है। और मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जब भी रूट नोट निमेटोड की बात आती है, यानी उसका अगर जूलॉजिकल नाम आप देखें तो मेलेडोगाइनी स्पीसीज होगा। और ये क्या करता है, जड़ों में गांठें बनाता। देखिए एक जीव बनाता है, बैक्टीरिया होता है, वो जड़ों में गांठें बनाता है जिसे हम राइजोबियम कहते हैं। वो हेल्पफुल है, क्यों, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। लेकिन ये रूट में गांठें बनाता है, ये पूरे के पूरे फ्लोएम से आवक जावक जो है उसको रोक देता है, पौधा सूखने लगता है। तो ये जो गांठें बनाता है वो हानिकारक है। अब बात करेंगे हम इसमें लगने वाले रोग की। रोग की अगर बात करें तो पहला इसका रोग है पाउडरी मिल्ड्यू, इसी को चूर्णिल आसिता रोग भी कहते हैं, इसी को हम छाछिया रोग भी कहते हैं। हमने आम में पढ़ लिए थे इसके बहुत सारे नाम। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, अंगूर का पाउडरी मिल्ड्यू या किसी भी डिजीज का पाउडरी मिल्ड्यू रोग किसके द्वारा होता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ लेगा वो आपको, कवक, विषाणु, वायरोइड या जीवाणु। यहाँ पे भी कंफ्यूजन हो जाता है हमें कई बार विषाणु जीवाणु में या कवक में, ये ध्यान रखिएगा। पाउडरी मिल्ड्यू जो है वो कवक जनित रोग है। अगर हम बात करें नॉर्मल पाउडरी मिल्ड्यू की तो एरिसाइपी स्पीसीज नामक वेराइटी जो कवक है उनसे होता है। आप किसी में भी चले जाइए, आप अंगूर की चूर्णिल आसिता देख लीजिए, आप आम की देख लीजिए। लेकिन अगर यहाँ पे बात करें स्पेशल एरिसाइपी विटी नामक कवक से होता है। लेकिन इसकी एक अर्ली स्टेज या एक स्टेज और है या एक कवक और है जिसे उनसुनीला नेक्टर कहा जाता है, इससे भी आपकी अंगूर की जो है वो चूर्णिल आसिता होता है। तो ये दोनों ध्यान रखिएगा, आपसे जो पूछ लिया जाए उसके हिसाब से आपको आंसर देना है। उसके बाद बात करें कि ऐसी कौन सी किस्में हैं जिसको आप लगा सकते हैं, वहाँ पे आपकी जो ये डिजीज अगर होगी तो भी ये किस्म सहनशीलता रखती है। तो मस्कट हैम्बर्ग नामक जो किस्म है वो आपके चूर्णिल आसिता से सहनशील किस्म है। ये क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि ऐसी कौन सी किस्म है जो चूर्णिल आसिता से सहनशील है, तो मस्कट हैम्बर्ग है। उसके बाद अगली डिजीज की बात करें तो बहुत घातक डिजीज है डाउनी मिल्ड्यू, और इसे हिंदी में मृदुल रोमिल या मृदु रोमिल आसिता कहा जाता है। इसमें भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ये भी कवक जनित रोग है और प्लाज्मोपोरा विटिकोला नामक कवक से होता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है कि अंगूर के मृदु रोमिल आसिता का रोग कारक क्या है, या प्लाज्मोपोरा विटिकोला से किस फल में कौन सा रोग होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, अंगूर का जो डाउनी मिल्ड्यू है वो प्लाज्मोपोरा विटिकोला नामक कवक से होता है। ये कंठस्थ याद कर लीजिए, स्टार मार्क करके इसके लिखिएगा। और इसी डिजीज को रोकने के लिए आप देखिए 1880-82 का जो एरा था वहाँ पे पूरे फ्रांस में बहुत ज़्यादा हद तक ये क्षेत्रफल इसका था, और एकाक इस डिजीज का वहाँ पे एंट्रेंस हुआ और पूरे के पूरे क्षेत्रफल में ये डिजीज नुकसान पहुँचाने लगी। तो 1982 में, माफ कीजिएगा, 1980-82 का जो एरा था उस सेक्टर में फ्रांस में बोर्डेक्स मिक्सर का निर्माण हुआ। फ्रांस में इस बोर्डेक्स मिक्सर का निर्माण किया गया और ये बोर्डेक्स मिक्सर डाउनी मिल्ड्यू में बहुत ज़्यादा कारगर साबित होता है।
उसके बाद अगर हम अगले रोग की बात करें तो एंथ्रेक्नोज डिजीज होती है, इसे श्याम वर्ण रोग कहते हैं। इसमें क्या होता है, फल के ऊपर आपके काले धब्बे बन जाते हैं। अब ये श्याम वर्ण आपका आम में भी होता है, ये श्याम वर्ण आपका मिर्च में भी होता है और यही श्याम वर्ण आपके अंगूर में भी होता है। अगर हम बात करें कि श्याम वर्ण रोग किससे होता है तो कवक जनित रोग है ये। और अगर इसकी कवक की बात करें, इल्सिनो एम्प्लिना नामक कवक से ये रोग होता है, ये आप नोट कर लेना। उसके बाद एक डिजीज और होती है जो मैं एक एग्जाम में बीएचयू में पूछी गई है, ग्रेप वाइन वायरल डिजीज किससे होती है, या फिर ये वायरल नहीं बोलते हैं, सीधा सीधा आपसे शॉर्ट फॉर्म पूछ लेंगे ग्रेप वाइन डिजीज किसके द्वारा होती है, तो ये वायरस के द्वारा होने वाला रोग है और ये सूत्रकृमि के द्वारा ट्रांसमिट किया जाता है। इसमें कोई इंसेक्ट नहीं है, इसमें जो वाहक या वेक्टर का जो कार्य है वो कौन करता है, सूत्रकृमि करता है। तो क्वेश्चन बाय द वे पूछ ले कि अंगूर की जो ग्रेप वाइन डिजीज है उसका वेक्टर कौन है, तो वो सूत्रकृमि है। अब बात करेंगे हम ग्रेप्स में काई के विकारों के बारे में। बहुत ज़्यादा यहाँ से काई के विकार होते हैं, क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2013 में पूछा गया था, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2015 में पूछा गया और आपके बीएचयू जेट एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। अब इनमें काई के विकार क्या क्या होते हैं, किसके कारण होते हैं, कुछ काई के विकारों का अभी तक कुछ पता नहीं लगा है स्पेशल, लेकिन होते हैं। इसमें पहला काई के विकार क्या है, कलिका कम खुलना, यानी जो कलिकाएं हैं वो नहीं खुल रही है। उसके बाद अगली बात आती है शॉर्ट बेरीज। शॉर्ट बेरीज का मतलब होता है बेरी यानी उसके फल और शॉर्ट यानी छोटी। आपने देखा होगा कभी कभी गुच्छे में बहुत छोटी छोटी रह जाती है, उनका स्वाद भी थोड़ा खट्टा रहता है। ऐसा किस कारण होता है, अधिक तापमान के कारण शॉर्ट बेरीज हो जाती है। उसके बाद आती है वाटर बेरीज, यानी पानी की मात्रा या पानी के धब्बे बन जाते हैं, वो भी इसमें काई के विकार होता है। फिर बात आती है पिंक बेरीज, यानी आपकी जो अंगूर के जो दाने हैं उन पर आपके गुलाबी रंग के धब्बे पड़ जाते हैं, ये भी अधिक तापमान के कारण होता है। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाए शॉर्ट बेरीज किसके कारण, अधिक तापमान के कारण, पिंक बेरीज किसके कारण, अधिक तापमान के कारण। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ है राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भर्ती परीक्षा 2013, राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भर्ती जो हुई थी 2015 में, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो हैंड एंड चिकन डिजीज किस फल वृक्ष का काई के विकार है, हैंड एंड चिकन, हैन एंड चिकन यानी मुर्गी, हैन यानी मुर्गी और चिकन यानी मुर्गी का बच्चा। तो इसमें थोड़ा सा अनइवन ग्रोथ होती है, यानी कुछ बेरीज तो आपकी बहुत बड़ी या सही आकार में हो जाएगी, उसके बाद छोटे आकार, बड़ी छोटी, ये जो आकार बनता है ये पूरा हैन एंड चिकन डिसऑर्डर है। और ये किस में होता है, अंगूर में होता है। किस कारण होता है, तो ये बोरोन की कमी के कारण होता है। और हमने इनके संदर्भ में फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर की एक प्ले लिस्ट है, उसमें हमने सारा अलग से पढ़ रखा है कि कौन सा किस पोषक तत्व की कमी से होता है। यानी बोरोन से होने वाला पूरा वीडियो अलग है, कैल्शियम का पूरा वीडियो अलग है, जिंक का पूरा वीडियो अलग है। अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके वीडियोस मिल जाएंगे, आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर उनको देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा डेप्थ में मैंने आपको वहां बता रखा है, इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा फास्ट चल रहे हैं। अगले अगर काई के विकार की बात करें तो ये कैलिक्स एंड रोट यानी पुष्पाग्र विगलन, जो हम टमाटर वगैरह में बेर पड़ते हैं ब्लॉज एंड रोट, उसी का प्रकार है कैलिक्स एंड रोट। यानी इसमें क्या होता है, इसकी जो कैलिक्स होती है वहां से सड़ान चालू हो जाती है, या यूं कह दीजिए अंगूर के दाने के जो अंतिम सिरा होता है वहां से सड़ान शुरू हो जाती है। ये किसकी वजह से होता है, ये कैल्शियम की कमी से होता है। उसके बाद आता है मिलेर्नज प्रभाव, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, स्टार मार्क कीजिएगा। मिलेर्नज प्रभाव किसमें पाया जाता है, अंगूर में पाया जाता है। किसकी कमी से, बोरोन की कमी से। कुछ साइंटिस्ट मिलेर्नज और हैंड एंड चिकन डिसऑर्डर दोनों को एक ही बताते हैं, जबकि कई किताबें इनको अलग अलग बताती है। कुल मिला के ये दोनों काई के विकार बोरोन की कमी से होते हैं। उसके बाद बात आती है क्लस्टर टिप विल्टिंग, यानी जो अंगूर का जो सिरा है वहां से विल्टिंग शुरू हो जाती है, ये सूर्य की अधिक गर्मी के कारण होती है। उसके बाद बात आती है बर्ड एंड फ्लावर ड्रॉप, यानी आपकी जो कली है और पुष्प है ये दोनों गिरने लगते हैं। ये किसकी वजह से, नाइट्रोजन की अनियमितता, या तो नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा दे दिया आपने या नाइट्रोजन बहुत कम दे दिया, तो इसकी वजह से आपकी फूल और कली दोनों गिरते हैं। तो इसके संदर्भ में या तो आपने नाइट्रोजन को यूटिलाइज सही कीजिए, या इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, NaA का उपयोग करिए, जिससे आपकी ये जो फ्रूट या फ्लावर ड्रॉपिंग है ये थोड़ा कम हो। तो ये था आज का जो पूरा वीडियो है अंगूर की खेती के बारे में। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सारा का सारा जो वीडियो है ये आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं इनको आप नोट करें, इनके नोट्स बनाएं, और अगर इस संबंधित आपको PDF
पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बोल सकते हैं, मैं आपको इसका लिंक इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आवश्यकता हो तो आप मुझे कह सकते हैं, अदरवाइज सभी का पीडीएफ देना संभव नहीं है, लेकिन जिस भी टॉपिक का आपको पीडीएफ चाहिए हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कोशिश करूंगा कि मैं आपको वो पीडीएफ अवेलेबल करा पाऊँ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।